हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। एक्स तथा वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्र के ढाल को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक्स वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्र के ढाल को किस सूत्र के द्वारा? तो ये तटस्थता वक्र है हमारा। तो इसके ढाल को, ये इसका ढाल है, तो इसको प्रेजेंट करते हैं माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम आर एस वाई एक्स वाई। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। और पेट्रोल स्कूटर के बीच की मांग की आड़ी लोच क्या होगी? तो पेट्रोल और स्कूटर दोनों एक पूरक वस्तुएं हैं। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? इसकी स्कूटर की मांग घट जाएगी, तो इनकी आड़ी लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच तथा मांग की प्रतिस्थापन लोच का पारस्परिक गणितीय सूत्र। मांग की कीमत लोच और आय लोच का इनका संबंध ऐसे स्थापित किया जाता है। मांग की लोच इज इक्वल टू लैम्डा ई वाई यानी इलास्टिसिटी ऑफ वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन वस्तु की। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की, मार्शल के अनुसार मार्शल ने कौन सी गणनावाचक माप की जा सकती है? गणनावाचक, जैसे कि हमें कि एक इकाई से हमें इतनी उपयोगिता मिल रही है, दूसरी से इतनी मिल रही है। लेकिन तटस्थता वक्रों के अनुसार हम क्या, हिक्स और सैमुअल्सन ने क्या बताया कि हम उनको गणना नहीं कर सकते, उनको हम क्रम प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पहली वस्तु से हमें इतनी, पहली वस्तु को हम नंबर 1 दे सकते हैं, दूसरी के 2, ऐसे क्रम प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण जहां कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। देखो, जैसे कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। देखो, ये कुल उपयोगिता का वक्र, ये, और ये सीमांत उपयोगिता का। जैसे ही ये यहाँ अधिकतम होती है, ये शून्य हो जाती है, ये MC और ये TC। तो ये घटती हुई जो ये पॉइंट है, यहाँ से लेके और बढ़ती हुई दर से बढ़ते, तो ये अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम होते हैं ना, यहाँ तक ये जो ये इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट। तो मार्शल आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। एंजिल वक्र वस्तु की उन मात्राओं को बताता है जिन्हें वह उपभोक्ता खरीदना चाहता है आय स्तरों पर। तो एंजिल वक्र का संबंध है आय स्तरों पर। और एंजिल वक्र हमें क्या बताता है कि एक वस्तु का उपभोग आय के बढ़ने पर हम एक वस्तु के देख सकते हैं, जबकि आय उपभोग वक्र होता है वो क्या होता है? 2 वस्तुओं की मात्राओं को बता सकता है। एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में क्या अंतर होता है? एंजिल वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की उपभोग की मात्रा को बताता है, जबकि आय उपभोग वक्र में आय परिवर्तन एक्स तथा वाई वस्तु दोनों के वस्तुओं के उपभोग की मात्रा को दर्शाता है। प्राय अनिवार्यता एवं प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है। अब अनिवार्य एवं प्रतिष्ठा रक्षक, अब मान लो अनिवार्य वस्तु क्या है? जैसे कि नमक है, एक अनिवार्य वस्तु, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो नमक की अगर कीमत बढ़ जाए तो क्या हम उसकी कम कर सकते हैं? उसकी मात्रा को नहीं कर सकते। और क्या उसकी कीमत कम हो जाए तो क्या उसकी मात्रा को हम ज़्यादा यूज करने लग जाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? इकाई से कम होती है इसकी लोच। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो कुल आगम वक्र की प्रकृति होगी। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो आगम वक्र की प्रकृति धनात्मक। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो, इकाई से अधिक हो तो कुल आगम वक्र की क्या प्रकृति होती है? धनात्मक ढाल वाला होता है। कीमत परिवर्तन के कारण जो नए नए संतुलन बिंदु प्राप्त हो, सारे कीमत परिवर्तन, जैसे कि ये देखो, ये कीमत परिवर्तन, ये क्या बता रहा है? कीमत परिवर्तन। जैसे ऐसे ये जैसे कीमत परिवर्तन, तो इनको मिलाने वाला उपभोग वक्र क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है, PCC। ठीक है।
और जब कीमत उपभोग वक्र वाई अक्ष की ओर मुड़ जाता है तो अब जैसे कीमत उपभोग वक्र, ये देखिए कीमत उपभोग वक्र, हम इनको कई, एक तो ये कीमत उपभोग वक्र हो गया, एक ही ये कीमत वक्र, कई तरह की कीमत उपभोग वक्र, इसमें दोनों ही वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं। इसमें इसमें यहाँ तक तो वाई की मात्राएं बढ़ रही है, इसके बाद एक पॉइंट के बाद वाई न्यूट्रल हो जाती है और एक्स की मात्रा बढ़ाता है, तो यहाँ एक्स वस्तु श्रेष्ठ है। इधर जैसे यहाँ तक एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ती है ऐसे ऐसे, लेकिन एक इस बिंदु के बाद एक्स की मात्रा नहीं बढ़ाएगा, वाई की मात्रा बढ़ाएगा वो सिर्फ। तो ये क्या है, इसमें वाई की तरफ मुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें वाई वस्तु उत्कृष्ट वस्तु है। तो इसका आंसर है वाई वस्तु उत्कृष्ट और एक्स वस्तु निकृष्ट है। मांग के नियम अथवा मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का कारण निम्नलिखित में से कौन सा? मांग के नियम के अनुसार मांग का ऋणात्मक ढाल किस कारण, इसके 3 कारण होते हैं। एक तो आय प्रभाव के कारण भी ऋणात्मक ढाल का, और एक प्रतिस्थापन प्रभाव और सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता भी होती है, और एक चौथा ऐसे कम कीमत पर अधिक उपभोक्ताओं का नए क्रेताओं का जुड़ना भी, यह भी एक मांग के नियम का ऋणात्मक ढाल का कारण होता है। एक वस्तु n की इकाई सीमांत उपयोगिता ज्ञात की जा सकती है, तो सीमांत उपयोगिता TUN यानी कुल उपयोगिता माइनस TUN-1, इसका मतलब है कि इसमें से ये तो पुरानी वाली सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है, और ये नई वाली, जैसे कि ये 10 इकाइयों की कुल उपयोगिता है, ये 11 इकाइयों की कुल उपयोगिता, तो 11 इकाइयों में से 10 इकाइयों की कुल उपयोगिता में 11 में से 10 निकालेंगे तो एक इकाई की जो हमें संतुष्टि मिलती है या उससे उपयोगिता मिलती है उसको सीमांत। इसका एक सूत्र यह भी होता है कि एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन, एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन अपॉन वाई एक्स वस्तु की उपभोग की गई इकाइयों में परिवर्तन, जैसे कि कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, जैसे एक्स की 11 इकाइयाँ, 10 ले लो, 10 इकाइयाँ, 10 इकाइयों की कुल उपयोगिता बटा उसकी यूनिट, जैसे भाई ये 10 यूनिट हो गए, एक यूनिट से ये 50 मान लो है, तो इस तरह से भी निकाली जा सकती है। और विलासिता की वस्तुओं के लिए आय लोच होती है इकाई से अधिक। विलासिता की वस्तुओं की आय लोच, जैसे ही लोगों की आय बढ़ती है तो वो विलासिता वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं। और निम्नलिखित को मिलाना है, ये जो इसका एक सूत्र ये भी होता है कि सीमांत उपयोगिता का देखो डेल्टा, ये भी दिया जा सकता है आप लोगों को, ये ध्यान से देखना, TUX अपॉन डेल्टा QX। इसका मतलब है कि एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कुल उपयोगिता, जैसे एक इकाई अधिक प्रयोग करने पर और एक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में परिवर्तन, तो इस तरह एक ये भी सूत्र दिया जा सकता है, हमें पूछा जा सकता है। अब विलासिता वाले हो गया। अब निम्न को मिलाइए। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहाँ होता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, इसमें सारे ऐसे ये देखो, अब मान लो ये कुल उपयोगिता है, तो ये यहाँ पर अधिकतम हो रही है और पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर दूसरा अब दूसरा है कि एक उपभोक्ता की कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता, वो ये इसमें का भी आंसर 0 ही होगा। सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता की साम्य स्थिति में निम्नलिखित शर्त का पूरा होना है आवश्यक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता की साम्य स्थिति में क्या होता है, जैसे MUX अपॉन MUY, फिर बराबर ये देखो इधर होगा ये वाला सूत्र MUX, ये MUY नहीं होगा कि MUX दे दो फिर PX दे दो, MUY या PY और MUN अपॉन PN। इसका मतलब जितनी भी वस्तु होंगी उनकी कीमत उनको संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए।
फिर फोर्थ है अपना ऑप्शन, फोर्थ है जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है और धनात्मक एवं घटती हुई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है? आवश्यकता के लिए तो वस्तु में उस वस्तु का तुष्टि गुण होना आवश्यक होता है। सीमांत उपयोगिता वस्तु का मांग वक्र होता है, और आनुपातिक नियम के अनुसार MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्रियाशील होता है, विभिन्न वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है। पूर्ण स्थानापन्न हो जाएंगे, सेम वस्तु हो जाएंगी तो इसमें नियम क्रियाशील नहीं होगा। दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होंगी यदि उनके बीच प्रतिस्थापन लोच अनंत हो। दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम वस्तु होंगी तो लोच उनकी प्रतिस्थापन लोच अनंत हो जाएगी। अनंत का मतलब हॉरिजेंटल हो जाएगा वो। अनंत लोच को प्रदर्शित करने वाला मांग वक्र क्षैतिज होता है, हॉरिजेंटल होता है। एक पूर्णतः बेलोच मांग वक्र में जब कीमत 2% पूर्णतः बेलोच मांग वक्र, पूर्णतः बेलोच का मतलब है एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि इसकी मांग, इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब कीमत 2% बढ़ेगी तो इसकी मांग मात्रा 0% ही बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ने वाली। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की स्थिति होती है शून्य। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की स्थिति होती है शून्य। वस्तु का प्रयोग कर लेने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे वास्तविक संतुष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो इसमें घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव, घटिया वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। यह भी पूछा जा सकता है घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में नाम लागू नहीं होता है। व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है जो किसी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देती है। एक उपभोक्ता के लिए साम्य की स्थिति होगी जबकि वह अपनी सीमित आयु को व्यय करे सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार। आधुनिक अर्थशास्त्र उपभोक्ता साम्य की स्थिति में MUX अपॉन PX, इसको MUA भी बोल सकते हैं। वस्तुओं के नाम हैं जैसे कि ये X वस्तु, ये Y वस्तु, ये Z वस्तु, इसी तरह A B C इस तरह से। हीरों की सीमांत उपयोगिता अधिक तथा कुल उपयोगिता कम होती है। सीमांत उपयोगिता का आशय कुल उपयोगिता में वृद्धि से है। जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है तो XY वस्तुओं की, जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है तो XY वस्तुओं की प्रतिस्थापनता को बताता है और वस्तुओं की धनात्मक मांग की प्रतिलोच को बताता है। तो उपयुक्त दोनों ही सही हैं। एंजल वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव दर्शाता, जबकि आय उपभोग वक्र आय में परिवर्तन XY वस्तु दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। ये हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण में क्या होता है कि एक उदासीनता वक्र जैसे कि विभिन्न संयोगों को दर्शाता, लेकिन उपभोक्ता उनके बीच तटस्थ रहता है, उनको समान संतुष्टि मिलती है। क्या है कि एक समान संतुष्टि वाले विभिन्न संयोगों के बीच उपभोक्ता सदैव उदासीन रहता है। अगर एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय दो वस्तुओं पर XY पर खर्च करता, माना कि वस्तु X की कीमत PX तथा Y की PY है, तो बजट समीकरण क्या होगा, ये उसकी आय है मान लो, तो X वस्तु पर किया जाने वाला खर्च प्लस Y वस्तु पर किया जाने वाला खर्च दोनों, तो ये इसका आंसर होगा। उदासीनता वक्र गोलाकार होता है तो दोनों वस्तुओं की उपभोग की मात्रा बढ़ती है। निम्न चित्र बता, इसमें क्या बताता है कि यह चित्र कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। ये जो चित्र दिया गया है घटती सीमांत प्रतिस्थापन को बताता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।